आइए बच्चों, इस वीडियो में आप देखेंगे वार्षिक मूल्यांकन अर्थात पुनः परीक्षा सप्लीमेंट्री 2021-22 का प्रश्न पत्र जिसमें आपको समय अवधि 2.5 घंटे की और पूर्णांक 60 अंक हैं। विषय विज्ञान हिंदी माध्यम का। इस प्रश्न पत्र से आपको आने वाले प्रश्न पत्र जो विज्ञान का होने वाला है उसके संबंध में आपको सहायता मिल सकती है, तो आप देखना ना भूलें और अन्य बच्चों के साथ शेयर भी करते रहें। कुछ प्रश्न पत्र इस तरह से आपको दिया जाएगा, तो यहाँ से वर्कशीट प्रारंभ करें और बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 10 तक के प्रश्न आपको बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। जैसे यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है, सीड ड्रिल कृषि यंत्र किस प्रकार के कार्य के लिए उपयोगी है? तो यह बुआई के कार्य के लिए उपयोगी है। दूसरा प्रश्न है हमारा, नमी युक्त रोटी को किसी डिब्बे में ढककर कुछ दिनों तक रखने पर उसमें फफूंद आ जाती। फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है? तो यह परिस्थिति होती है सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति, अर्थात ऑप्शन ए। इंग्लिश में अगर हम देखें इसको तो एब्सेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ रहा है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा है। हालांकि यह पाठ आपका रेशे वाला हट चुका है इस वर्ष के पाठ्यक्रम से, परंतु फिर भी इसका आंसर हम देख लेते हैं। यह कपास है। क्वेश्चन नंबर 4 में धातुओं का वह गुण जिसे खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सके, तो यह होता है तन्यता या डक्टिलिटी। नेक्स्ट प्रश्न में हमसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में, बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। यह रास्ता 1 दिखाई दे रहा है, रास्ता 2, रास्ता 3, रास्ता 4। तो यहाँ पर हम देखें कि रास्ता 1 जो है वह चिकनी मिट्टी का है, रास्ता 2 घिसा संगमरमर पत्थर का है, रास्ता 3 गिट्टी का है, रास्ता 4 बर्फ़ का है। तो यहाँ पर रास्ता 3 जो है वह सही ऑप्शन होगा, क्योंकि गिट्टी पर चिकनी मिट्टी, घिसे संगमरमर और बर्फ़ की अपेक्षा चलना आसान होगा, जबकि इन तीनों पर हमारे फिसलने की संभावना अधिक होगी। अतः रास्ता 3 आप चूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्न में से किस में घर्षण बल घटता है, रिड्यूस होता है? तो यहाँ पर हम देखें कि कैरम बोर्ड पर अगर हम पाउडर का उपयोग करते हैं तो कैरम बोर्ड की गोटियाँ जो है वह आसानी से फिसलने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, चित्र में दर्शाए अनुसार प्रकाश पृष्ठ S1 तथा S2 पर आपतित हो रहा है। यह S1 पृष्ठ है, सरफेस जो कि एक प्लेन है, और दूसरा सरफेस देखें या पृष्ठ को देखें तो यह जिगजैग है, यानी लहराता हुआ है। तो किस पृष्ठ पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा? तो ऐसा यहाँ पर हम देखें कि यहाँ केवल पृष्ठ S1 पर ही यह ऑप्शन सही होगा, इसलिए आप ऑप्शन ए को चुनेंगे। केवल आपतन कोण परावर्तन कोण पृष्ठ S1 पर होंगे सही। क्वेश्चन नंबर 8 में, ध्वनि का संचरण होता है, तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम या मीडियम की आवश्यकता होती है, और साउंड इन तीनों में गमन कर सकता है, ठोस तथा द्रव तथा गैसों में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 में, सहेली को उसकी शिक्षिका ने सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी स्लाइड को लिखकर उसके
सूक्ष्म लक्षणों का अध्ययन कराया। दी गई स्लाइड में उसने चित्र को देखा तो यह चूँकि एनिमल सेल की एक स्लाइड है तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसका एनिमल सेल यानी ऑप्शन डी होगा, जंतु कोशिका। क्वेश्चन नंबर 10 में बूझो वायु प्रदूषण कम करने में योगदान करना चाहता है, वह अपने विद्यालय जाने के लिए किस वाहन का उपयोग करे। तो हम जानते हैं कि ई रिक्शा आजकल चल रहा है जिसमें साउंड और स्मोक दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं, अतः ई रिक्शा इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 में दी गई सूची के सारणी के आधार पर गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करना है। तो धातुओं में आधात वर्धनीयता यानी मेलेबिलिटी होती है, जबकि अधातुएं भंगुर होती हैं। ऊष्मा का चालन, तो धातुएं ऊष्मा पाकर गर्म होती हैं। विद्युत का चालन, विद्युत चालन तो यहाँ पर धातुओं में विद्युत का चालन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रश्न क्रमांक 12 में प्रतिजैविक अथवा एंटीबॉडी कैसे कहते हैं। कोई दो प्रतिजैविक के नाम लिखिए। द ऑर्गेनिजम्स दैट फाइट एंड किल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन बॉडी आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। वे पदार्थ या यौगिक हैं जो बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को मार डालते हैं या उसका विकास या वृद्धि रोक देते हैं। ऐसे दो प्रतिजैविक हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, जिनके हमें बुखार आने पर इंजेक्शन दिए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रश्न क्रमांक 13 को हम देखें तो यहाँ पर खाद्य पदार्थों का संरक्षण करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लक्षण लिखना है। तो चूँकि प्लास्टिक जो है वह एक तो लाइट वेट और सस्ता होता है, दूसरा वजन में हल्के होते हैं और सस्ते होते हैं, कहीं भी लाए ले जा सकते हैं, अर्थात इनको कहीं पर भी हम कैरी करके इजी टू कैरी हो सकते हैं, लंबे समय तक उपयोगी हो सकते हैं, यूजफुल फॉर लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों का नामांकित चित्र बनाना है। इस चित्र की आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर सकते हैं। यह ज्वाला का जो बाहरी भाग दिखाई दे रहा है वह सबसे गर्म क्षेत्र है। इसके बाद में मध्य क्षेत्र, यह कम दहन का क्षेत्र होता है, और तीसरा होता है सबसे कम दहन का क्षेत्र, और फिर बत्ती के पास का क्षेत्र। तो इस तरह से आप इस मोमबत्ती का चित्र बनाकर इसके बारे में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कहा गया है तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है। तो तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति प्रायः धारा रैखिक या स्ट्रीमलाइंड बनाई जाती है। स्ट्रीमलाइंड या धारा रेखी का मतलब होता है बीच में फूली हुई और मुख तथा पूंछ की तरफ या एक सिरे अंतिम दोनों सिरों की तरफ में चपटी, ताकि घर्षण कम हो सके और वे आसानी से तरल में गति कर सकें। द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन स्मूथ मोशन इज यूजुअली लीनियर सो दैट फ्रिक्शन इज लीस्ट एंड दे कैन मूव स्मूथली। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। भारी बोझ उठाते समय कुली अपने सिर पर गोल कपड़े को लपेटकर क्यों रखते हैं। तो सिर पर गोल कपड़ा लपेटने से सिर का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण बोझ का दाब कम हो जाता है, इसलिए कुली बोझ को आसानी से उठा लेता है। इसे ही हम इंग्लिश वर्जन में देखें तो रैपिंग ए राउंड cloth on the head increases the
area of the head, due to which the pressure of the load decreases, so the porter can easily lift the load. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो सल्फर तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम, प्रोडक्ट का नाम लिखना है। क्या होता है जब उत्पाद को जल में विलय करते हैं, और अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी हमें लिखना है। तो जब हम सल्फर और ऑक्सीजन जब क्रिया करते हैं तो उससे बना उत्पाद होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2। और सल्फर डाइऑक्साइड को जब पानी में विलय करते हैं तो सल्फरस अम्ल बनता है SO2 + H2O। यह रासायनिक समीकरण है, इक्वल टू H2SO3। इसे हम सल्फरस अम्ल कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड मेक S + O2 = SO2। When sulfur dioxide is dissolved in water, we get sulfurous acid SO2 + H2O = H2SO3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 में जब किसी संपरीक्षित अर्थात परिपथ के स्वतंत्र सिरों को नीचे दिए गए चित्रानुसार किसी विलय में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। ऐसा होने के कारण की व्याख्या कीजिए। तो ऐसा इसलिए होता है कि बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेट इफेक्ट, स्वतंत्र सिरों के बीच विद्युत धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय सुई में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिससे चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 19 में विद्युत लेपन किसे कहते हैं। आसपास विद्युत लेपित दो वस्तुओं के नाम लिखना है। द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग ऑन डिजायर मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर अन्य धातुओं की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है, जैसे तांबे पर सोने की परत चढ़ाना तथा लोहे की वस्तुओं पर निकेल क्रोमियम आदि की परत चढ़ाना। जैसे आपके साइकिल के हैंडल पर जो लोहे का होता है उसके ऊपर निकेल क्रोमियम की परत चढ़ी होती है। इसी प्रकार उर्वरक तथा खाद में अंतर लिखिए, तो यह आप खुद तैयार करें। इसी प्रकार से कोशिका का चित्र, जंतु कोशिका था पादप कोशिका में कोई 3 अंतर लिखने हैं कोशिका का चित्र बनाकर। क्वेश्चन नंबर 22 में मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले सामान्य रोगों के नाम तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव तथा रोग के बचाव के सामान्य उपायों को लिखते हुए तालिका बनाना, टेबल बनाना है, और यह कोई 5 करना है। तो इसे भी आप स्वयं करें। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 में मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है तथा मानव नेत्रों की देखभाल हेतु कोई 2 उपाय लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, यह प्रश्न है। इस प्रश्न को आप स्वयं तैयार करें और देखते रहें वीडियो को, पूरी तरह से देखें और प्रश्नों की आप अच्छी तरह तैयारी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर अवश्य करें।